आमिर नवाज बड़ैच, रिलेंटलेस, रहमान कोराई, पोलाइट, बैरिस्टर सरफराज मेद्रो साहब। अस्सलामुअलैकुम नादरीन मोहतरम, मुझे कहते हैं शहबाज इब्राहिम और आप इस वक्त देख रहे हैं शहबाज इब्राहिम पॉडकास्ट। आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए इंस्पिरेशन है और उनकी पूरी फैमिली का ताल्लुक लॉ से है। तो ज़ाहिर है सर का ताल्लुक भी लॉ से है और मेरी मुराद सर एडवोकेट मोहम्मद हसीब जमाली साहब। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया। और साथ साथ सबसे पहले मैं इसी के साथ अपना सवाल जो ऐड करूंगा वो ये है कि सर, हमने देखा है कि वेलफेयर ऑफ बार आजकल जो लोग समझते हैं कि भाई थाने में किसी वकील के साथ खड़े हो गए, या अगर कहीं हमारा वकील कोई गलत काम भी कर रहा है, गलत चीज़ भी कर रहा है, वहाँ भी उसके साथ खड़े हो गए, शायद इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है वेलफेयर ऑफ बार का। लेकिन आपके नज़दीक वेलफेयर ऑफ बार है क्या? ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि आप ज़ाहिर बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, वेलफेयर दीज डेज इज डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं जो समझता हूँ रियल वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स ये है कि एक वकील को प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, प्रॉपर मौका दिया जाए कि वो अदालत में अपना बेहतरीन तरीके से केस पेश करे और उसके ऊपर मेरिट पे फैसला किया जाए। ये सबसे बड़ा वेलफेयर है, मैं समझता हूँ। और इसके बाद वेलफेयर जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वेलफेयर के, वो ये हैं कि हमारी जो बार होती है, इट्स लाइक अ क्लब, इट्स लाइक अ क्लोज निटेड फैमिली। तो फैमिली ने एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। तो उसके अंदर जो पर्पस होता है बार का, वो ये होता है कि आप ऐसे एक्शंस करें जिससे साथी वकीलों की हेल्प हो, चाहे वो ट्रेनिंग करने में हो, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो, या दूसरी चीज़ों में उनकी मुआवनत हो। जहाँ तक आपने दूसरी बातें की, ये देखिए कुछ ट्रेंड्स हुए हैं और मैं आपको बताऊं, जैसे अपनी एग्जाम्पल दूंगा। शहबाज आस्करी एक स्टूडेंट थे, उनको थाने में गए किसी इशू के ऊपर अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे पुलिस ने फायरिंग भी कर दी, लाठीचार्ज भी कर दिया और उधर वो बच्चा जख्मी। और ज़ख्मी होने के बाद पुलिस ने, बाकी तो भाग गए, जो जो हुआ जो नहीं हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। लेकिन पुलिस ने उस वाक़े की एफआईआर भी काटी और पुलिस ने उस बच्चे को दिखाया ही नहीं वो वहाँ था, और उसको ब्रेन में इंजरी हुई और उसको लावारिस करके उन्होंने जिना भिजवा दिया। 7 घंटे उस बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं हुआ और पुलिस बता नहीं रही थी कि ये कभी आया भी यहाँ पे। फैमिली उसकी दूसरे शहर में थी। तो हम लोगों ने उसके ऊपर फिर जब हमें 7 घंटे बाद पता चला कि जिना में ऐसे ऐसे एक इंजर्ड आया है, तो हमने जो है उसकी फिर 22 से फाइल की। वी रिजॉर्टेड टू द लीगल प्रोसीजर्स और हमने 22 से 2 दिन में अलाउ करवाई और एफआईआर के लिए फिर पुलिस के पास गए कोर्ट के अहकामात के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस इस वक्त इतनी पॉलिटिसाइज हो चुकी है और इतनी ज़्यादा, वो कहते हैं ना, सेल्फ प्रोटेक्टिव हो चुकी है कि हम जब थाने गए कोर्ट के ऑर्डर्स लेके, तो पुलिस के बड़े बड़े अफसरान आए वहाँ पे, लेकिन उन्होंने एफआईआर काटने से रिफ्यूज़ कर दिया। और 2 घंटे बाद तो ये स्टेज हुई कि सिर्फ हम वकील वहाँ वेट कर रहे थे एफआईआर कटवाने का, पूरा थाना खाली हो चुका था जी। तो एट द एंड वी हैड टू गो फॉर अ प्रोटेस्ट, टू रिजॉर्ट टू प्रोटेस्ट। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। आई वॉज देयर टू मेक श्योर कि कोई बदमस्की ना हो, कोई बदतमीज़ी बद अखलाकी ना हो, मगर वी हैड टू प्रोटेस्ट। फिर हमने कंटेम्प्ट लगाई पुलिस के ख़िलाफ़ और पुलिस के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट में भी हमने ऑर्डर्स कराए। उसके बाद एसपी साहब ने हमें बुलाया दफ्तर अपने, हम उनके पास गए तो उन्होंने सवाल जवाब जो दूसरे स्टूडेंट बच्चों थे उनसे करना शुरू कर दिए वहाँ पे, और इस तरह क्वेश्चनिंग की जैसे वो वहाँ पे उनका इंटरव्यू ले रहे हो। मतलब पर्चा लेके कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या कर रहे थे वहाँ। तो मैंने उन्हें बताया, सर ये तो सब आपने मॉडल पुलिस की बातें बताई हैं, अब हम सिंध पुलिस के ऊपर आ जाते हैं। सिंध पुलिस तो इस तरह बिहेव ही नहीं करती आप जैसे बता रहे हैं। दे रिजॉर्ट टू वायलेंस एंड एब्रप्टनेस। और मुझे उस वक्त एसपी साहब की बातों में ऐसा लगा कि वो जो थाने का एसएचओ है वो उनका सबॉर्डिनेट ही नहीं है। तो ड्यूरिंग दैट मीटिंग ट्वाइस आई आस्क्ड हिम, क्या ये एसएचओ आपका सबॉर्डिनेट है या नहीं? ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड।
इन इवेंचुअली वी गॉट दी FIR रजिस्टर्ड, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि देखिए हम कोर्ट से ऑर्डर ले चुके हैं, हम यहाँ आर्ग्यू करने नहीं हैं, वी केम एज अ कर्टसी कॉल। और मैं उनके फादर को, इंजर्ड बच्चे के, उसके क्लास फेलोज को, उसके ब्रदर को लेकर आया हूँ। द रीज़न बीइंग सो दैट एवरीवन इज अपीयर। मैं सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुरैशी साहब को भी साथ लेके गया था, बट इवेंचुअली FIR लॉन्च हुई और आज तक उस SHO को गिरफ्तार नहीं किया गया जिसके खिलाफ FIR लॉन्च की है। तो दीज आर द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो मजबूर हो जाते हैं बहुत सी। मैंने तमीद जो लंबी बांधी है ये बताने के लिए बांधी है कि कभी तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता है और कभी लोग मजबूर हो जाते हैं कि व्हेन द लॉ इज नॉट रेडी टू टेक एक्शन, तो उस वक्त फिर लोग रिजॉर्ट करते हैं इस तरह प्रोटेस्ट करने से। मैं नहीं समझता ये कोई बहुत ही ज़्यादा कोई आगे बढ़ने वाली बात है, लेकिन कभी कभी रिजॉर्ट करना पड़ता है मजबूरी में। यू हैव टू शो योर मसल बिकॉज द पुलिस इज़ टोटली पोलिटिसाइज। दे आर नॉट रेडी टू डू योर जॉब। दे आर ओनली कीपिंग फ्यू पीपल हैप्पी हु आर देयर प्रोटेक्टर्स जी। और वो SHO SP वगैरह की भी नहीं सुनता। तो जब ऐसे स्टेट ऑफ अफेयर्स होंगे, जब कानून हरकत में नहीं आएगा, तो फिर कहीं ना कहीं जाके लोग प्रोटेस्ट पे रिजॉर्ट करते हैं, तो वो मजबूरी भी बन जाती है। ऐसा ही है सर। और कोई बंदा मेरे सामने होता तो मैं उनसे ये सवाल करता कि भाई आप बार पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आपके अपने मफाद भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे ये सवाल इसलिए नहीं बनता, आप जिस तरह की शख्सियत हैं, ज़ाहिर है आपके पास मैनिफेस्टो होगा। तो जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, जब मैंने उनसे पूछा कि आपका पिछला मैनिफेस्टो क्या था और अब आप आने वाला जो आपका मैनिफेस्टो है, या अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या काम करेंगे, तो उन्होंने बहुत सारे काम बताए कि ये चीज़ें हमने की हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब तक नहीं हुई और अगर आप जीत जाते हैं तो वो काम आप करेंगे? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस इदारे को बचाना। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त लोगों का अदालतों से ईमान उठ चुका है काफ़ी हद तक। वकील मायूस हो रहे हैं कि मेरिट्स पे हियरिंग ही नहीं हो रही। जब ये अदालत ही वीरान होंगी तो वेलफेयर किस चीज़ का होगा? ऐसा ही। तो देखें, बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन। वो होंगी नहीं, वो होंगी नहीं जी। वो सिर्फ डाइवर्ट की जा रही है अटेंशन के दूसरी चीज़ों में लगा दो। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार है, इंतहाई ताकतवर बार थी। जब से प्लॉट्स का उसमें चक्कर आया, बार ने अपनी ताकत खो दी। आप समझ रहे हैं? जी जी जी। मोनेटाइज कर दिया चीज़ों को, लालच डाल दिया बार के फॉर्मूले के अंदर। तो ये चीज़ें बड़ी गलत ट्रेंड हो रहे हैं। बार का मेन काम होना चाहिए, दे शुड बी लाइक, नंबर वन थिंग शुड बी लाइक अ हिज़्ब इख्तिलाफ टू द गवर्नमेंट। वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। यू हैव टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। लेकिन अभी बार का क्या है? बी टीम बनी हुई है और उसके लिए गवर्नमेंट उनके अंदर पंप कर रही है चीज़ें। किसी तरह वकीलों को डाइवर्ट करो, ये खड़े ना हो जाएं, ख़ासतौर पे कराची और सिंध के वकील खड़े ना हो जाएं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री रही है कि हम जो हैं वो डिफाई करते हैं चीज़ों को। हम डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, हम MRD की मूवमेंट चलाते हैं, हम डिक्टेटर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाते हैं, कामयाब मूवमेंट चलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है बड़े लेवल पे कि इनको सप्रेस करो, डिमोरलाइज करो और डाइवर्ट करो, ब्रेक कर दो इनको, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करके कि जो बताई तो जा रही हैं पर हो नहीं रही हैं। मैं किसी के लिए नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ अपनी बात करना चाहता हूँ। मेरे नज़दीक बार का क्या वक़ार है, मैं एक दो जुमलों में आपको बताऊँ। When I was the secretary, हमारे प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक मखदूम साहब थे। पूरे साल हमने बार चलाई, बार का 1 रुपया हमने खर्च नहीं किया। 1 रुपया भी बार का हमने खर्च नहीं किया। हमने फंक्शंस भी कराए, हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी कराई, हमने वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी कराई, बल्कि हमने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, हु वॉज देन हेडिंग दी आपकी सिंध जुडिशल अकेडमी, फर्स्ट टाइम हमने वकीलों के लिए उसकी ट्रेनिंग का दरवाज़ा खोला। 3 डेज़ की ट्रेनिंग हमने एथिक्स पे,
प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग पे पहले कराची के सब वकीलों मुख्तलिफ बैजेस बना के करवाई ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस, और जब वो कामयाब हो तो पूरे सिंध में हमने करवाया. एंड आई वॉज लाइक द पेट्रन of that whole program, and we are all very grateful to Justice Mohammad Ali Mazhar कि जिन्होंने उस चीज़ को अलाउ किया कि जुडिशल अकेडमी should not be only for the judges but for the lawyers as well, because we are also officers of the court. तो देखें वेलफेयर इस तरह की जाती है. तो आजकल क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं या सिर्फ बातें हो रही हैं? आजकल बच्चों को देखें, एक केस को चलाने के लिए आप घंटों तैयारी करते हैं, कई दिन तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जज के सामने आपको घंटों नहीं मिलते. जज के सामने आपको चंद मिनट बनते हैं. तो आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो आप में हुनर होना चाहिए, वो आप में स्किल सेट होना चाहिए कि वो घंटों की मेहनत और वो पॉइंट्स आप कूजे में समा के जज के सामने पेश. उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए जी. हमारे यहाँ कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है सिंध बार काउंसिल की तरफ से. हमने अपने टाइम पे इस तरह ट्रेनिंग्स करवाई कि बच्चों को कैसे क्रॉस एग्जामिन करना है, कैसे एविडेंस लीड करनी है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कि उन्हें बेसिक स्किल्स दें कि ताकि वो मछली पकड़ना खुद सीखें जी. डिपेंडेंट ना हो जाए किसी पे. ये प्रोफेशन इंडिपेंडेंट लोगों का है. ऐसा ही. ये प्रोफेशन उनका नहीं है कि जिनको वजीफों पर रख दिया जाए. वजीफा सिर्फ सपोर्ट के लिए होना चाहिए, दौड़ना अपने खुद है. आज हमारे बच्चों को डिस्करेज किया जाता है और कोर्टों का ये हाल हो गया है कि अब बच्चा कोर्ट में जाता है तो वो 2 पेशियों के बाद इतना घबरा जाता है कि वो सोचता है कहीं मैंने अपने 5 साल ज़ाया तो नहीं कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ. ऐसा पहले नहीं होता था. जब हमने 2004 में वकालत शुरू की, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का डिफरेंस आप मवाजना खुद कीजिएगा. उस वक्त जब हम प्रैक्टिस में आए तो जजेस हमारे सीनियर्स के साथ तो सख्ती से निपटते थे, लेकिन मैं या मेरे पार्टनर उमर लाखानी, जब आबिद ज़ुबैरी के हम दोनों जूनियर्स थे उस वक्त, जब हम लोग अपीयर होते थे तो जजेस हमें मौका देते थे. मसलन वो बताएगा कि जज साहब ने कहा मैं कल केस रख रहा हूँ, फलां जजमेंट है, पढ़कर आना, मुझे असिस्ट करना. या कहते थे कि हमने होल्ड ब्रीफ जैसे कि आबिद साहब की, वो किसी और कोर्ट में बिजी हैं, होल्ड ब्रीफ एक शर्त पे करूँगा, अगले हफ्ते ये केस तुम चलाओगे, आबिद को बता दो, और लेकिन इस शर्त पे तुम्हारी होल्ड ब्रीफ एक्सेप्ट करूँगा. तो वो इनकरेज करते थे हमें. आज क्या होता है, उसके बरक्स बच्चा एक अदालत जाता है, 2 मिनट में कोई टेक्निकल चीज़ ढूंढ के उसे नॉकआउट कर दिया जाता है. ऐसा ही है. देखें, अदालत में फैसले बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे होती हैं. देयर विल बी अ हैंडफुल ऑफ केसेस जो 100% परफेक्ट होते हैं. आपने तो वेन करना है इक्विटी को, डिस्क्रेशन को, किसके साथ कितना जुल्म हो गया उसको. किसी टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट करना शुरू कर दिया तो कभी कोई किसी को इंसाफ मिले ही नहीं. आज अदालतों में ये हो रहा है. आज मैंने कई बच्चों के चेहरों पे देखा है कि जब वो अदालत से बाहर निकलते हैं, ख़ासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, तो वो बच्चों के रंग उड़े हुए होते हैं. उनके चेहरों पे दिख रहा होता है कि उन पर डिप्रेशन तारी हो गया कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, हो सकता है प्रोफेशन मेरे लिए है ही नहीं. ये वो स्टेज होती है कि आप उस यंग टैलेंट को नर्चर करें. ये वो स्टेज होती है जहां आप उसको मौका दें कि तू अच्छा वकील बन सकता है बेटा. उसे मेहनत करने की लाइन पे लगाओ, उसे इनकरेज करो. कल को इन्हीं में से जज बनने, ऐसा ही है. कल को इन्हीं में से सीनियर वकील बनने, जूरिस्ट बनने, कॉलम निगार बनने. अगर हम इस स्टेज पे इनके टैलेंट को स्नब कर देंगे तो वो बच्चा कभी आगे बढ़ नहीं सकेगा. कोई बहुत ही रेजिलियंट होगा जो आगे बढ़ेगा, वरना वो नहीं बढ़ेगा. तो अब इन सिनेरियोज में बाहर का क्या रोल होता है? सवाल ये पैदा होता है, क्या बाहर टेनिस मैच देखने बैठी हुई है कि उसने हिट मारी, इसने हिट मारी और वो टेनिस देख रही? नहीं. बार शुड एटलीस्ट टॉक टू द जजेस, इशू अ वाइट पेपर कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. जजेस आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे आर नॉट परफेक्ट. दे शुड बी आस्क्ड, सर एज यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लॉयर इज ऑल्सो ऑफिसर, गिव हिम रिस्पेक्ट, हियर हिम आउट, गिव हिम अ चांस. फिर जो फैसला आपने करना है करें. हमारे भी खिलाफ फैसले होते हैं, हम मुतमईन होते हैं जब हमें मौका दे दे जज. अपील का राइट मौजूद है. अब तो कॉस्टें लग जाती हैं बच्चों पे.
यकीन मानिए, आई एम नॉट एन ऑफिस बेयरर, लेकिन मैं 2-3 जजेस के पास पर्सनल कैपेसिटी में जाके रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, सर ये कॉस्टें ना लगाएं, दिस इज डिस्करेज। आप सोचे ना, क्लाइंट पीछे बैठा हुआ है, वो आइंदा जाएगा उस बच्चे के पास केस लेके? लेकिन इट टेक्स टाइम, आप उस टैलेंट को ग्रो होने दो। वकील सिर्फ पढ़ने से नहीं बन जाता, वकील प्रैक्टिस करने से बनता है। आपने तो पहले ही उस बच्चे को इतना डरा दिया कि वो तो फिर सोचेगा कोई और तरीका करूं, या कॉर्पोरेट साइड पे चला जाऊं, या किसी कंपनी में चला जाऊं। वो टैलेंट आपने ज़ाया कर दिया। तो हमारे मुल्क में, और एक और मजे की बात बताऊं, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये सब जगह नहीं है, ये सिंध में है और फेडरेशन में है। ये हमारी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में नहीं है, ये पेशावर हाई कोर्ट में नहीं है। तो ये इम्तियाजी सुलूक सिंध के साथ क्यों? द रीज़न इज दे नो कि सिंध का वकील रिजिलियंट है, सिंध का वकील जो है डिफाइंट है, और वो हक की बात करता है, तो इनको तो स्नब कर दो बिल्कुल ही। So this is the state of affairs, and I think bar should take up these real matters. कॉस्मेटिक काम ना करे बार, रियल काम करके दे। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर, जिस तरह आपने कहा कि हमने कभी भी बी टीम नहीं बनना हुकूमत की, लेकिन इस बार नज़र ये आया कि हुकूमत की तरफ से कराची बार एसोसिएशन को फंड नहीं मिला, बाकी बार एसोसिएशन को फंड भी दिए गए। क्या वजह है? बड़ा आसान वजह है, आप चापलूसी करें आपको फंड्स मिलेंगे। अब आप इस कोर्ट की तौकीर रखना चाहते हैं या इससे ज़मीन पे पोछा लगाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप इसे जेबतन करेंगे या आप पोछा लगाएंगे, ये आपकी मर्जी है। हमारे मुख्तलिफ ख्यालात थे, अलग ग्रुप था आमिर नवाज वड़ाइच से, जी, ठीक है, बट वन शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। Mr. Amir Nawaz Wadaich was the only president of a High Court Bar Association across Pakistan जिसने कन्वेंशन 26वीं अमेंडमेंट पे कॉल किया। क्या उस पर प्रेशर नहीं होगा? वो मुझसे उम्र में भी छोटा है, क्या उस पर प्रेशर नहीं होगा? उसने किया, उसने सबकी रिस्पेक्ट अर्न की, मुश्किल फैसला किया, बहादुरी का फैसला किया। तो हम उसकी कदर करते हैं इस चीज़ की, जो बहादुर आदमी उसकी कदर करनी चाहिए। हमारी हाई कोर्ट बार ने ये नहीं किया, उन्होंने तो मुबारकबाद दी 26वीं अमेंडमेंट पे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे वकील पढ़े लिखे हैं, हो सकता है 26वीं अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें अच्छी भी हों, बिल्कुल, जैसे एज 40 कर दी, जैसे फंडामेंटल राइट्स में इन्वायरमेंट को ऐड कर दिया, कई और चीज़ें अच्छी भी होंगी, लेकिन जो जहर कातिल है वो है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का पार्ट। लेकिन सर, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, जैसे कि 26 अमेंडमेंट के हवाले से आपने बात की, तो मुझे भी ये बात याद आई कि हमारे पास यहाँ से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब सरफराज महतलो साहब आए, तो उन्होंने फुल सपोर्ट दिखाई 26 अमेंडमेंट को, और उनका कहना ये था कि ये सारी खराबियाँ पहले भी मौजूद थी, यानी कि इमरान खान को अगर पे किया गया तो भी 26 अमेंडमेंट से पहले, अगर नवाज शरीफ साहब को पे कर दिया गया था तो वो भी 26 अमेंडमेंट से पहले, या फिर और भी बहुत सारी खराबियाँ उन्होंने बताई। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 26 अमेंडमेंट के आने के बाद ऐसी कौन सी खराबियां आ गई हैं कि हमारे वकला जो है उसको अपोज कर रहे हैं। और उनका कहना यह था कि जिनकी सीवियां रिजेक्ट हुई हैं जज बनने के लिए, सिर्फ वो ही इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में बुरा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातों पे आपको बताऊँ हकीकतें कि देखिए 26वीं अमेंडमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें क्या ख़राबी हैं, उसका एक आम ज़ुबान में आपको बताता हूँ। हमारी जुडिशरी भी कोई परफेक्ट नहीं थी पहले भी जी पहले समझें जुडिशरी व्हील चेयर पे थी, जी, अब उसको स्ट्रेचर पर डाल दिया गया। You see the comparison? I'm not saying first it was perfect. अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनसे मैं मिला था, कर्टसी कॉल के लिए गया था। वो कहते मैं तो 10:30 बजे फारिग हो जाता हूँ यार, काम करने कोई नहीं है कोई। क्यों? उनके पास रेंट के केसेस लगाए जा रहे हैं, टैलेंटेड जज हैं, बहुत बड़े नामवर जज हैं, उनके पास रेंट के केसेस लगते हैं, उनके पास सिविल रिविजन्स लग रही होती हैं, और वो केसेस तक महदूद कर दिए उनके टैलेंट को। क्यों?
क्योंकि वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं भेजने के काबिल। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है इंडिपेंडेंट फैसले कर दें। देखिए, जुडिशरी हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आप एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ, फॉर लाइफ आई विल बी स्टूडेंट ऑफ लॉ। आप आर्ग्यू किसके सामने करते हैं? जाके जज के सामने। आपके लीगल एक्यूमेन को, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स को, आपके आर्ग्यूमेंट्स को, आपकी कैपेसिटीज को जज समझ सकता है, जिसके सामने आपने आर्ग्यू किया। पॉलिटिशियंस कैसे आपको फिर अपॉइंट कर रहे हैं? पॉलिटिशियंस के सामने तो आपने आर्ग्यू नहीं किया, उसको तो आपके लीगल एक्यूमेन का नहीं पता। जी। जब इंडिपेंडेंट करनी है जुडिशरी, देन अपॉइंटमेंट शुड बी मेड बाय द जुडिशरी। मैं नहीं कहता हर अपॉइंटमेंट परफेक्ट होगा, लेकिन फिर बहरहाल बेहतर अपॉइंटमेंट्स होंगे। सिस्टम परफेक्ट कोई नहीं है, हर जगह इंसान है, लेकिन जब पॉलिटिशियंस के हाथ में आप चीज दे दोगे तो वो क्या चाहेगा? फेवर चाहेगा। जाहिर है वो अपने मफाद तो चाहेगा। अब 4 जजेस बैठे हों, 8 या 10 पॉलिटिशियंस बैठे हों, या गवर्नमेंट के नॉमिनीज बैठे हों, फिर क्या होगा? क्या वो अपॉइंटमेंट्स मेरिट पे होंगे? मेरिट का तो पॉलिटिशियंस को नहीं पता है। वो तो देखेंगे, यार ये हमारा वकील रहा है, किसी टाइम पे इसको बना देते हैं, यार ये पार्टी का था हमारा, इसको बना देते हैं। इदारा किधर खड़ा है फिर हमारा? ये है प्रॉब्लम। दैट इज वाई पॉलिटिशियंस शुड बी केप्ट आउट। जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। जुडिशरी हैज बीन क्रिएटेड एज अ वॉच डॉग, कि वो निगाह रखे लेजिस्लेचर पे भी, एग्जीक्यूटिव पे भी, सारे इदारों की देखभाल करे। लेकिन जब उस इदारे को आप नीचे लगा देंगे एग्जीक्यूटिव के, फिर वो क्या परफॉर्म करेगा? वो भी पुलिस की तरह हो जाएगा इदारा। जैसे पुलिस के लिए मशहूर है कि इनका सिर्फ एक ही काम है, सिंध पुलिस का। अनफॉर्चुनेटली अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जो पावर में, उसको पावर में रखना पुलिस का काम यही है। तो क्या होगा फिर? जुडिशरी, अगर इस वक्त हम खड़े नहीं हुए, आप भी काला कोट पहनते हैं, मैं भी बड़े इज्जत के साथ इस काले कोट को जेब-तन करता हूँ, हम कहाँ खड़े हैं? मेरिट पे फैसले कहाँ होंगे? जब पॉलिटिकल अपॉइंटीज होंगे, तबाही हो जाएगी सिस्टम की। ये इदारा ख़त्म हो जाएगा, ये एक बाकी गवर्नमेंट इदारों की तरह बन जाएगा। देयर वॉज अ टाइम जब हम प्रोफेशन में आए तो दूसरे सूबों से वकील आते थे और हमें कहते थे, यार आप तो जन्नत में हैं, आपके जजेस इतने अच्छे हैं, बड़े लिबरल हैं, बड़े कानूनी फैसले करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। पंजाब और केपी के और दूसरी जगह से आके लोग ये बताते थे। उन्होंने यहाँ दफ्तर खोले हुए थे, अपने हेड ऑफिस दूसरी जगहों पे थी, रीजनल ऑफिसेस खोले हुए थे, यहाँ पे वकालत करते थे, कोशिश करते थे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो सिंध हाई कोर्ट में चले जाओ। अब सबने दफातर बंद कर दी, अब वो रुख करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हाल आपने देख लिया। उन बहादुर जजेस ने लेटर क्या लिख दिया, बस कहीं और से चीफ जस्टिस भी आ गए, उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, और आज आप कोर्ट का हाल देख रहे हैं क्या है, कि वो अपने इंसाफ के लिए कल वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे। जस्टिस जहांगीरी जी। देखें, आर्टिकल 209 मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, उसके प्रोसीजर्स एंड पावर्स मौजूद है। एक हाई कोर्ट कैसे उन्हें काम करने से गैर फाल कर सकती है? ये लम्हे फिक्री है। अगर हमारे दोस्त वकील और हम लोग खामोश रहे इन सब चीज़ों के ऊपर, फिर आइंदा शिकायत नहीं कीजिएगा कि ये शोबा भी तबाह हो गया बाकी शोबों की तरह। मिलिट्री कोर्ट्स हैं आपके मुल्क में, पीका एक्ट है, ज़ीरो डिफाइंस चाहिए उन्हें, ज़ीरो डिटरेंस चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी में आप में सुनने की सकत होनी चाहिए, आपको बर्दाश्त करना आना चाहिए, डिस्कशंस और डिलिबरेशंस होनी चाहिए। ये जो बात आप बता रहे थे, उसका सेकंड पहलू मैं बताऊं, 500 वकीलों ने रेक्यूजेशन फाइल किया था सिंध हाई कोर्ट के बाद, जब 26वीं तरमीम आई थी कि इस पर डिबेट कीजिए।
आपकी बार ने नहीं कॉल किया जनरल बॉडी। अभी मैं इलेक्शन में हूं, आपको पता है, कई सीनियर वकीलों ने, मैं गया वोट मांगने, उन्होंने सिर्फ एक बात की, आप 26वें अमेंडमेंट के खिलाफ हैं फेवर में? मैंने कहा सर खिलाफ कह रहे हैं, बस ठीक है, बात ही नहीं करनी आगे। दे आर फीलिंग द पिंच एंड द पेन कि जो बार की तबाही की जा रही है। बार की क्या, 2007 में जब हम तहरीक में थे तब होता था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अभी नारा है इंडिपेंडेंस ऑफ बार, क्योंकि बार इंडिपेंडेंट होगी, बार शील्ड होती है जुडिशरी की। जजेस खुद तो नहीं प्रोटेस्ट कर सकते, हम ही ये बेड़ा उठाते हैं, हम ही वो मेहनत करते हैं इस इदारे को बचाने के लिए, वकील। यहाँ तो बाहरी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई है कि डिवाइड कर दो, दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा दो, इनको कॉस्मेटिक चीज़ों में लगा दो। ये चीज़ें गलत हो रही हैं बहुत। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, कराची बार को पैसे नहीं दिए। पंजाब का मैं आपको बताऊँ, पंजाब गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला सेट किया हुआ है, किस बार में कितने मेंबर्स हैं, वो क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया होता है ये तहसील बार है, डिस्ट्रिक्ट बार है, हाई कोर्ट बार है, क्या चीज़ है, और उस हिसाब से उस रेशो के मुताबिक उस बार को फंड दिया जाता है। वो उनका राइट है, वो उनको कोई खुश करने पे नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ खुश करने पे दिया जाता है। अभी इलेक्शन का साल है तो खुशामदियों को पैसे बांटे जा रहे हैं। कराची बार ने स्टैंड लिया है तो उसे कुछ नहीं दिया गया, लेकिन मुझे खुशी है कि कराची बार ने इस इशू के ऊपर कोई ह्यू एंड क्राई नहीं किया। उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने काम अपने मेंबर्स की मदद से, चाहे वो हसीब जमाली की सूरत में हो किसी और सूरत में, हम कर लेंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। तो देखिए, बड़ी आप खुद देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन है खुली। कराची बार में ज़्यादा वकील हैं या हाई कोर्ट बार में? केबीए में ज़्यादा है, और केबीए को फंड्स नहीं दिए। इज़ देयर एनी लॉजिक बिहाइंड इट? द ओनली लॉजिक इज़ कि आपने हमारी बातें नहीं सुनी, आप इंडिपेंडेंट रहे, तो हमें वो बात पसंद नहीं आई, तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो हुक्मरान का दिल बड़ा होना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर। लेकिन यहाँ जब कमज़ोरियाँ होती है ना, तो फिर इस तरीके के एक्शंस किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपने खुद ही चीज़ों का आंसर दे दिया, मैंने तो सिर्फ उसे एलेबोरेट किया। इस काले कोर्ट की इज्जत आपने बचानी है, अगर नहीं बचाएंगे तो ये फिर बार को आप ऐसा करें, कैफेटेरिया बना दें या हाउसिंग सोसाइटी बना दें, बार का काम छोड़ दें, बार को ख़त्म कर देते हैं, हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं ना फिर, और चाय समोसे खाने के लिए कैफेटेरिया बना देते हैं। क्या ज़रूरत है बार की? बार में तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं, बार में तो डिबेट्स होती हैं। क्या हमारी बार में कोई आपने ऐसी बात सुनी सिंध हाई कोर्ट बार पिछले 1 साल में? लम्हे फिक्रिया है। सर मैंने सवाल किया सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से कि यहाँ से बहुत सारे वकील 26 अमेंडमेंट की जो मुखालफत करने इस्लामाबाद गए, और हमने एक नोटिफिकेशन तब देखा जब पुलिस के हाथ वकीलों के गिरबानों में थे और कहा गया कि हम जो हैं इस 26 अमेंडमेंट को सपोर्ट करते हैं, और ये वो कला जो वहाँ पर पहुँच गए हैं और पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के लिए पहुँचे हैं, उनको जैसे कि डिसऑन किया गया। उनका कहना ये था कि वो कला हमारे पास आते, हम आपस में बैठ के बातचीत करते और ये सारी चीज़ें। तो इन पर आपका मौक़िफ़ क्या है कि क्या आपस में बातचीत की गई थी एक दूसरे के साथ, इन पर कोई भी ऐसा डिबेट जहां से एक दूसरे को मुत्तफ़िक करने की कोशिश की गई हो? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 500 वकीलों ने रिक्वेजिशन दिया कि 26वें अमेंडमेंट पर डिबेट कॉल करें, नहीं कॉल की। वकीलों को क्या करना चाहिए? फिर कोई भी एहतजाज होगा तो उसका सिंध के वकील गए सबसे ज़्यादा, केबीए ने लीड किया, और वहाँ मुनीर मलिक साहब थे, वहाँ आबिद जुबैरी साहब थे, वहाँ इंडिपेंडेंट माइंडेड कई प्रोफेशनल वकील थे, यंगस्टर्स ही सिर्फ नहीं थे, हम भी गए थे वहाँ पे उनके साथ। एंड द रीज़न वॉज हिस्ट्री रिमेंबर्स दोज हु आर ऑन द राइट साइड, हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर दोज हु आर ऑन द पॉपुलर साइड। उस दिन मैं आपको बताऊं इस्लामाबाद का हाल क्या था। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग से 4 किलोमीटर दूर, कितने सर? 4 जी, नाके लगे हुए थे, और पुलिस वाले आम कॉज लिस्टें लेके खड़े हुए थे। आप वकील हैं, कहाँ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अपना कार्ड दिखाएं। अच्छा, किस बेंच में केस लगा हुआ है ये बताएं।
ये बताइए कि आपका केस किस नंबर पे दिखाएं, मैं लिस्ट में दिखाएं, आपका नाम तो नहीं आ रहा, आप नहीं जा सकते। इससे आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा था। स्टेट मशीनरी किस लेवल पे, 4 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से ये रोका जा रहा था वकीलों को। हमारे साथ 7-8 साथियों को तो करीब ही नहीं जाने दिया गया, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। बहरहाल हम तो सुप्रीम कोर्ट के एनरोल्ड एडवोकेट्स, हम तो चले गए, लेकिन कुछ बच्चों को वहां जाने ही नहीं दिया गया। तो हमारी हाई कोर्ट ने भी वही काम किया जो डिक्टेशन मिला कि इनको डिसोन कर दो। यार जब बार काम नहीं करेगी तो आदमी क्या करेगा। लेकिन कराची बार ने स्टैंड लिया, स्टैट्यूटरी बार है, पाकिस्तान की लाहौर बार के बाद सबसे बड़ी बार है। उन्होंने जाके अपने सदर, सेक्रेटरी, सारे ऑफिस बेरर सब गए। हाई कोर्ट बार हमारी नहीं गई, खामोशी इख्तियार की, क्योंकि उन्होंने तो किसी और की इजाज़त पे चलना है, और हमने जिनके साथ ताल्लुक़ है हमने उनके साथ रहना है। ज़बरदस्त। ये हुआ उस दिन। सर साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस चीज़ के साथ मेरा एक दिली लगाव भी है। हमने मोरो में लाइब्रेरी के लिए डिमांड की और मैंने देखा कि आपने बहुत सारे शहरों में, इंटीरियर में आपने लाइब्रेरीज़ दी हैं स्पेशली। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके आने वाले मैनिफेस्टो में इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस बार आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो आपका मैनिफेस्टो होगा उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलें? देखें, मैनिफेस्टो में सबसे पहले तो वोकेशनल ट्रेनिंग है जी कि एक यंग वकील को, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल हज़ारों यंग वकील इनरोल हो रहे हैं, जी और क्योंकि मार्केट में बहुत सैचुरेशन है, तो उन यंग वकीलों को सीनियर्स नहीं मिल रहे, उन्हें वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही। तो बड़ी कसमा पुरसी का भी आलम है और बड़ी परेशानी भी है यंगस्टर्स में। तो मैं समझता हूँ यंगस्टर्स का सबसे ज़्यादा हक है इस वक्त हमारे ऊपर। तो हम यंगस्टर्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का करेंगे प्रोग्राम, कि उन्हें वेल इक्विप किया जाए कि वो जो घंटों की और दिनों की प्रिपरेशन है वो कैसे चंद मिनट के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। ये सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज है जो मैं उठाना चाहता हूँ, कि मैं उन बच्चों को इस काबिल बना दूँ, इस केपेबल बना दूँ कि वो सारी इन एडवर्सिटीज़ को फेस करें। सीनियर नहीं भी हैं तो भी वो आगे बढ़ने की अहलियत रखें, उनके प्रोफेशन को ब्लॉक ना लग जाए। फिर इसके अलावा मैं यंगस्टर्स को, मैं जैसे कहीं पे जाता हूँ तो कोशिश होती है, अभी जैसे दौलतपुर गया तो 15 वकीलों से वहाँ मिला, एक लॉ फर्म के, तो मैंने उन्हें जिसे कहते हैं ना एक तरीके से मेंटोरिंग दी। हमारे बच्चों को अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे, हमें अच्छे एग्जाम्पल्स देने, बच्चे बहुत काबिल हैं। ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, 3 तलवार पे प्रोटेस्ट हो रहा था, एक बच्चा था जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लॉ स्टूडेंट था, बड़ा गम और गुस्सा था। उस गम और गुस्से में एक बच्चे के हाथ में लाठी भी थी और वो गाड़ियों पे मार भी रहा था। मैं उसके पास गया, आई डिड नॉट नो हिम, ही डिड नॉट, प्रॉब्ली ही न्यू मी, तभी मेरी रिस्पेक्ट की, मैं नहीं जानता था। मैं गया, मैंने उस बच्चे से लाठी मांगी, मैंने कहा मुझे दे दो, उसने मुझे दे दी। मैंने ज़रा आधे मिनट अपने हाथ में रखी फिर फेंक दी। मैंने कहा आप नाराज़ तो नहीं है ना मुझसे? कह रहा नहीं सर मैं नाराज़। जाके बैठ गया। दे जस्ट नीड अ बिग ब्रदर, दे जस्ट नीड अ गुड एग्जाम्पल। है ही नहीं, हमारे सीनियर्स ने अपने आप को पीछे खींच लिया जूनियर्स से, और सियासी वकील उनको इलेक्शन में धकेलने में लगे हुए। तो एक डिलेमा क्रिएट हो गया, जो बच्चा मेहनत करना चाहता है उसे इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रही। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना और बच्चों को इस केपेबल बनाना कि वो कल को आगे बढ़ सके इस प्रोफेशन में। सबसे फोरमोस्ट चैलेंज है, एवरीथिंग एल्स इज कॉस्मेटिक। फिर इंशाल्लाह हेल्थ पे भी काम करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने एक पिटिशन फाइल किया और वो मैं नाम लेना चाहूँगा, जहांगीर शम्स एक यंग लॉयर हैं और अरीब सुमरो एक यंग लॉयर हैं, और उनके दोस्त उनके तवस्सुत से फाइल किए। 28 महीने पहले हुकूमत सिंह एक अच्छा कानून बना के लेकर आई, और उस कानून में ये था, स्टाइपेंड का भी था, वकीलों के लिए फंड क्रिएशन भी था, ट्रस्टीज अपॉइंटमेंट थी, जो बूढ़े वकील हो जाते हैं उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर का भी था उसके अंदर प्रोविजन।
28 महीने में हमारी किसी बार ने उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई काम नहीं किया। किसने रोका था उनको? एक कानून बन गया, उस पर अमलदारी करवाओ, कोई लेटर ही लिख दो। नहीं किया। मैंने भी पिटिशन दाखिल की है और उस पिटिशन पे नोटिस हो चुके हैं। कोर्ट ने जवाब तलब किया कि इस पे अब तक फंड क्यों नहीं कायम हुआ, गवर्नमेंट ने इसमें फंड क्यों नहीं डाले, अभी तक ट्रस्टीज क्यों नहीं अपॉइंट हुए। उसमें यंग लॉयर्स का वजीफा मुकर्रर हो जाएगा, स्टाइपेंड मुकर्रर हो जाएगा, एक पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है किस तरह फंड्स जनरेट होने और किस तरीके से यंगस्टर्स की तरफ डाइवर्ट होने, किस तरीके से हमारे उन सीनियर वकीलों की तरफ डाइवर्ट होने जो या तो सीज कर चुके हैं प्रैक्टिस या रिटायर कर चुके हैं। सीज वो कर चुके होते हैं जो मेडिकली अनफिट हो गए, जो रिटायर वो होते हैं जो प्रोफेशन को छोड़ चुके, तो उनकी कोई पेंशन तो नहीं होती। तो ये पूरा फंड का मैकेनिज्म बना हुआ है, लेकिन हमारी किसी बार ने ये कोशिश नहीं की कि वो करे। तो मैंने ये भी पिटिशन दाखिल की है और मेरे जहन में भी ये चीज़ है। और ये मैं जब सेक्रेटरी था तो मैंने एक ट्रस्ट फंड का मुसव्विदा तैयार किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया तो बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में स्टक हो गई। ट्रस्ट बनाने का ये मुझे मखदूम अली खान साहब जो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लॉयर्स हैं, जब उन्होंने मुझे कोविड फंड में पैसे दिए थे तो कहा था बेटा एक ट्रस्ट बनाओ जिसके तहत आप ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को गवर्न करो। ये लाइक डिसलाइक में नहीं चाहिए, फला आया हाँ यार इसको पैसे दो, फला आया नहीं नहीं इसको पैसे मत देना, वो आगे हाँ यार उसको जितने चाहे दे दो, नहीं कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और उसमें ट्रस्टीज उन वकीलों को बनाना चाहिए जो इलेक्शनियरिंग में ना हो, ताकि उनका कोई इंटरेस्ट ना हो कि वो कोई गेन करेंगे कल को इससे। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो सकता है। और हमारी मैंने 10 लॉ फर्म से बात की थी जो कि उसमें सालाना फंड्स देने को भी तैयार थी कि एक बेसिक फंड क्रिएट हो जाएगा, हुकूमत से भी हम कोई डोनेशन ले लेंगे उसके अंदर। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग जुड़ते जाते हैं। तो ये प्लान था, ट्रस्ट की डीड भी बनाई थी, बट देन कोविड हैपेंड तो आई कुड नॉट डू इट, बट आई विल कंटिन्यू दैट। और वो हम बगैर किसी की मदद के कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प। सारी बार्स ने पाकिस्तान की कोविड में हुकूमत के आगे हाथ फैलाए, पैसे दें हम बांटें। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हाई कोर्ट बार उसको जिस वक्त मैं सेक्रेटरी था, एक एक वकील सीनियर के पास हम गए, एक एक वकील के पास, और हमने 55 लाख रुपए जमा किए फ्रॉम द लॉयर्स फॉर द लॉयर्स। किसी को नहीं पता किसने पैसे दिए, किसी को नहीं पता किसको पैसे दिए, रिकॉर्ड सारा रखा हुआ है, हमने पब्लिक नहीं किया ताकि किसी की इज्जत मचरूर ना हो और किसी की नेकी ज़ाइल ना हो जाए। हमने तकरीबन 450 वकीलों में पैसे तकसीम किए। और जो हाई कोर्ट बार का स्टाफ, जो जैसे कैफेटेरिया का स्टाफ और वो सारा जो खाने पीने वाला, वो बेचारे नौकर, हमने उनको वजीफ़े दिए। मैं ये नहीं कहता हमने कोई उनको पेट भर के खिला दिया, लेकिन वजीफ़े मुकर्रर किए। तो चीज़ें की जा सकती व्हेन देयर इज़ ट्रस्ट, व्हेन देयर इज़ नो ट्रस्ट नोबडी विल हेल्प यू। तो बहुत सी चीज़ें की जा सकती है और हम करेंगे इन लाइन्स पे इंशाल्लाह। और इसी बात से मुझे याद आया कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो पहले ज़ाहिर है आपकी अपोजिशन में भी थे, लेकिन इस बार आपके साथ साथ नज़र आ रहे हैं। क्या वजह यही है कि आपको उन्होंने इस बार या ज़्यादा इस बार आपको हर इशू में एक्टिव भी पाया है, या और भी इसकी वजूहत है? देखें, मैं समझता हूँ कि हमें एज अ लॉयर दूसरे लोगों की ओपिनियन की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें अगर किसी ने वोट नहीं दिया, हमने उसकी भी इज़्ज़त की। और आपका जब कैरेक्टर, आपका अखलाक अच्छा होता है तो लोग खुद आपकी तरफ माइल होते हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों ने जो फैसला किया, मैं उसके सामने सर खम करता हूँ। यकीनी तौर पे उन्होंने अपनी समझ बूझ में बेहतर फैसला किया होगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता सकता हूँ कि हर हफ्ते कभी सक्खर से, कभी लाड़काना से, कभी पक्का चांग से, कभी खैरपुर से दोस्त खुद आते हैं और कहते हैं आपसे मिलना है, आपको ज्वाइन करना है। प्रॉबेबली इस एक साल में लोगों ने जज कर लिया हु इज़ हु स्टैंड्स वेयर, किसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, किसका क्या स्किल सेट है, कौन क्या कर सकता है हालात ख़राब हों तो, और अच्छे हालात में कौन चल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि गलत बयानी ना करें, झूठ ना बोलें, झूठे वादे ना करें,
सच बोल के भी काम चल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कैंपेन चल रहा है अल्लाह के फजल से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी रवायात को रिस्टोर करें। इस बार की इज्जत जो पूरे मुल्क में दर्जनों सिंध हाई कोर्ट बार के केसेस रिपोर्टेड हैं अगेंस्ट डिक्टेटर्स एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लेकिन अब खामोशी है। अब बार नहीं बोलती, अब बार कहती है कि ऑस्ट्रिच मेंटालिटी, मसला है रेत में मुंह डाल लो, पिजन मेंटालिटी, बिल्लियां हैं आंखें बंद कर लो। इस तरह नहीं चलेगा काम। हो सकता है हम अपना वक्त तो गुजार लें, लेकिन इस प्रोफेशन का फ्यूचर हमने स्टेक पे डाल दिया। तो मेरी सबसे बड़ी, मेरी वालदा ने मुझे कहा बेटा क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो, छोड़ो, इतनी चीज़ें हैं, वहाँ से पैसा है, पॉलिटिक्स है, पावर है, तुम क्यों लड़ रहे हो। तो मैंने वालदा को अपनी जवाब दिया। मैंने कहा अम्मी ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, मेरा एम सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मैं ख़ानदान की लेगेसी, इज़्ज़त पे आँच नहीं आने दूंगा। और मैं समझता हूँ इस काले कोर्ट ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, इतना मुकाम दिया है कि मैं कुछ लोगों के लिए करूँ। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, मैं कुछ लोगों को हिम्मत दूँ कि अच्छे तरीके से भी काम किया जा सकता है, डराने धमकाने से, लालच देने के अलावा अच्छे तरीके से भी काम हो सकते हैं, और लोग ढूंढना चाहते हैं अच्छी एग्जाम्पल्स। तो दिस इज़ माई मोटिवेशन ऑफ कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, हमारी टीम, हमारे यंगस्टर्स, लोग परेशान हैं कि इन बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा, ये बेलौस इसके साथ क्यों खड़े हुए हैं। वो सिर्फ एक मुझ पे फेथ है उनका कि हसीब भाई जो हैं वो कुछ डिलीवर करके देंगे, और मैं इस प्रोफेशन को बचाना चाहता हूँ, इस इदारे को बचाना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल गेन कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वकालत कर ली है कि ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजर सकती है, लेकिन हमें कुछ देना है। जहाँ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, आई हैव कम एट द फर्स्ट प्लेस कि मैं फोर फ्रंट पे खड़ा हूँ, एग्जाम्पल सेट करूँ कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर वकालत भी कर सकता है, सियासत भी कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते में, एक हफ्ते में मैं सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुआ हूँ, कराची से, इस्लामाबाद से, मैं सखर में अपीयर हुआ हूँ, मैं कराची की अदालत मलीर में, सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट कराची में, सब जगह अपीयर हुआ और अपना इलेक्शन का काम भी कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआएं हैं, लोगों की नेक तमन्नाएं हैं, और मैं समझता हूँ कि हम बहुत डिलीवर कर सकते। दिस इज़ माई मोटिवेशन कि इस प्रोफेशन को बचाना है, इसको लाइक दूसरे प्रोफेशन ख़त्म नहीं कर देना। देखें हमारी प्रोफेशन आज तक पीसीओ से बाहर नहीं, रिकवर नहीं कर सका। सिंध हाई कोर्ट बाद की वो ग्लोरी जो पीसीओ से डेंट खाई थी वो वापस नहीं हो सकी। अब तो ऐसा काम हो जाएगा कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कई ये कहा गया सीवीज लेना, अरे किन के नाम लो ना भाई, अगर इतनी पता है, जुर्रतमंद हो बताओ। आई कैन टेल यू आई रिफ्यूज्ड, आई कैन टेल, शुड आई नेम देम और नॉट आई डोंट नो, बट मैं नेम नहीं करूंगा, बट आई नो पीपल हु रिफ्यूज टू टेक ओथ, हु रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ दैट लिस्ट विच वॉज टू बी कंसिडर्ड फॉर जजेस। मैं उनकी हुर्मत में नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आई नो। ये कह देना इस किस्म की छोटी बातें कि उनकी सीवियाँ नहीं गई, ये नहीं हुआ, अरे लोग बड़े हैं भाई, पैसा दीन ईमान नहीं है। यहाँ पैसे को दीन ईमान बना दिया गया है। प्राइवेट मतलबों को कहा जाता है, कुछ इंटरव्यूज में मैंने सुना चंद चेंबर से जजेस बनते थे। भाई मुझे एक चेंबर बता दे जिसे सिंध हाई कोर्ट के पिछले 20 साल में 2 या 3 जजेस निकले हो, एक चेंबर नेम आपको नहीं मिलेगा। कहने की बातें हैं, आप बताएं ना, नाम मुझे देना जरा किसी एक चेंबर का। कह दिया जाता है अब गरीब भाई पहले भी जज बने, हमारी फैमिली का ताल्लुक हैदराबाद से था, मेरे वालिद साहब जज बने, ठीक है। वो अल्लाह ताला इज्जत देता है सर, वो अल्लाह इज्जत देता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जज बने, जैसे सबियुद्दीन अहमद बने, रशीद रिजवी साहब बने, मुश्ताक मेमन साहब बने। ये कौन सी पीछे रियासतें लेकर आए थे, ये कहने की बात है। अच्छी बातें ढूंढना मुश्किल होता है, कीड़े निकालना, ऐसी चीज़ें कह देना बहुत आसान होता है। मैं तो कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, एक लॉ फर्म का नाम बता दें जैसे 3 लोग जजेस बने 20 साल में, एक लंबा टाइम है 20 साल,
नहीं मिलेगी आपको कोई ऐसी लॉ फर्म। तो बात ऐसी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं है, हमें हम्बल रहना चाहिए। आप एक चीज़ को डिफेंड करने में उस हद तक ना निकल जाओ कि लोग फिर आपकी बात की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दें। तो 26वीं अमेंडमेंट में जब पॉलिटिशियंस अपॉइंट करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं फिर क्या होगा। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में हो रहा है सिंध में, क्या अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, पहले से ही प्री बुक्ड होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत काबिल बच्चा है जिसने टेस्ट पास किया एडीपीपी का, वो गए इंटरव्यू देने पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब उनसे सवालात क्या किए जा रहे हैं, एक जज ने, एक जो उधर बैठे थे साहब, उन्होंने सवाल किया सीआरपीसी में कितने सेक्शन है टोटल, पीपीसी में टोटल कितने सेक्शन है, बस हो गया सब। दूसरे ने क्या सवालात किए, आईसीजे का मतलब क्या है, आईसीजे के प्रोसिक्यूटर जनरल का क्या क्या नाम है, कौन से अमेरिकन सेनेटर ने जब बेंजामिन नेतन्याहू की वो इशू हो गई थी, बेंजामिन नेतन्याहू की अरेस्ट वारंट, तो कौन सा अमेरिका का सेनेटर था जिसने स्पीच की थी उस दिन। उस बच्चे को एडीपीपी बना रहे हो तुम भाई, किसी यूनाइटेड नेशंस में भेज रहे हो, क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने मुझे आके बताया कि सर ये सवालात किया, आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा बेटा भूल जा, वकालत कर। अभी रिसेंटली एक जज रिजाइन किया है, मुझे उसने कॉल किया, सर मैं रिजाइन करने का सोच रहा हूँ, आप क्या कहते हैं। मैंने कहा कर दो यार, लोअर जुडिशरी। मैंने कहा कर दो। कह रहे सर आपने मना नहीं किया। मैंने कहा बेटा तुम्हारी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि तुम तंग आए हुए हो। मैंने उससे उसकी तनख्वाह पूछी, मैंने कहा ये तो तू एक हफ्ते में कमा लेगा यार। उसने कहा सर 10-10 साल तक की वेटिंग है, किधर जाऊं, इतना प्रेशर है हमारे ऊपर, काम का डाल दिया। अब ये जो ज्यूरिसडिक्शन नीचे गई है, इसे एहसन तरीके से भी भेजा जा सकता था, किसी ने इसको डिफेंड नहीं किया, नीचे ना जाए ज्यूरिसडिक्शन। अच्छी बात है गई, क्योंकि हाई कोर्ट डिलीवर नहीं कर पा रही थी वॉल्यूम ऑफ वर्क की वजह से। लेकिन नीचे भेजने का भी तो तरीका होता है, उन जजेस को ट्रेन तो करो। अब एक जज के पास सिविल के 800 मुकदमे आपने भेज दिए, वो सुन सकता है। सिविल का जनाब एक मुकदमे की 2 विटनेसेस भी एक दिन चल गए ना, तो जज भी थक जाता है, वकील भी थक जाते हैं। आपने 800 मुकदमे एक जज के पास भेज दिए। 800 मुकदमे का मतलब है महीने में वर्किंग डे 22 होते हैं, फिर हमारे यहाँ स्ट्राइक हो जाती है तो 20 ही समझें आप तकरीबन। वैसे ही हम छुट्टियों के मुल्क हैं तो 18 समझें आप। 18 दिनों में 40 या 50 केसेस लगेंगे ईच डे के लिए, कहाँ से चलाएगा वो जज। इन बच्चों की जो यंग जजेस, इनकी तबीयतें खराब होंगी, इनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है। आपको भेजने से पहले लॉजिस्टिक करना चाहिए था, आपके नीचे वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए था कि वो सक्सेसफुली ट्रांजिशन हो। अब 3-3 महीने की डेटें मिल रही है नीचे जाने के बाद। तो भाई उन जजेस को ट्रेन, अब जजेस मुझसे पूछ रहे हैं सारी फाइल कैसे पढ़ते हैं, इसमें तो डायरी शीट ही नहीं है। इसका मतलब आपने उन्हें ट्रेन नहीं की, आपने जल्दबाजी में केस भेज दिया। आप भेजते केसेस प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के भेजते, उनको ट्रेनिंग करके भेजते। आप नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करें जनाब। जब इतनी लिटिगेशन है तो क्रेडिट लेना बहुत आसान है, लेकिन मैं समझता हूँ सच बात यह है, इस क्रेडिट लेने में भी मैं नाम लूंगा मिस्टर असगर पठान का, और उनके एक दोस्त है मिस्टर पीरजादा, उनका। उन बच्चों ने पिटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, और ये पिटिशन उस वक्त फाइल हुई थी जब मैं सेक्रेटरी था 2019 में। तो मैं क्रेडिट उन बच्चों को दूंगा, जिनके टाइम पे लेजिस्लेशन हुई उनको नहीं दूंगा। उन बच्चों ने स्ट्रगल की साला साल कि इसको नीचे भेजा जाए, हाई कोर्ट डिलीवर नहीं कर पा रही, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ उसके ऊपर, उसके बाद ये लेजिस्लेशन हुई है। तो क्रेडिट लेना बहुत आसान है। एंड आई बिलीव्ड व्हेन आई वाज द सेक्रेटरी, आई बिलीव्ड वी शुड सेव jurisdictions. यू शुड नॉट गिव अप jurisdiction. आप नीचे भी ले जाओ, ऊपर भी रखें जी, हो सकता था। तो हमने उसमें ब्रेक थ्रू किया, और हमने केबीए के साथ मिलके एक मुसवदा बनाया विच वॉज विन विन एट दैट टाइम। लेकिन अब तो हाई कोर्ट में चल ही नहीं रहे केसेस, तो बात ही खत्म हो गई। हमने 6.5 करोड़ की जुरिस्डिक्शन कर दी, तो बल्क ऑफ वर्क नीचे चला गया। तो
लेकिन फिर भी केसेस नहीं चले तो आई ऑल्सो नेवर डिफेंडेड दिस पोजीशन। नीचे जाती अब चल तो रहे हैं कम से कम केसेस, लेकिन अभी बड़ा टीदिंग स्टेज है, अभी बड़े प्रोसीजर्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसा ही है सर। जुडिशरी की बात चली तो मुझे याद आया कि आपके वालिद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, आपकी वालिदा जज। जाहिर है आपको भी बहुत सारी ऐसी ऑफर ज़रूर होंगी जज बनने की, लेकिन आपने बार का इंतखाब किया, वजह? यार सच बात तो यह है कि वकालत के प्रोफेशन में मज़ा बड़ा है, आज़ादी है। जब आप एक अच्छा केस आर्ग्यू करके करते हैं ना, तो जो पीछे ऑडियंस बैठी होती है ना, वो जो इज्जत मिलती है उसकी मज़ा ही कुछ और होता है। जज बन के जज बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है और एक थैंकलेस जॉब है। हमारे जजेस 100 अच्छे फैसले करते हैं, लेकिन हम उसको टेक इन फॉर ग्रांटेड करते हैं, और उस गरीब से एक गलती हो जाती है तो हम कहते हैं ये देखो ये क्या कर दिया। लेकिन बड़े ज़र्व की बात है जज बनना, सर्व करना बड़ी इज्जत की बात है। मैं आपको बताऊं, अब जाके तनख्वाहें इतनी है जजेस की, 27, 28, 25 लाख, 30 लाख। 99 में हाई कोर्ट जज की तनख्वाह 17,500 रुपये थी। कितनी थी? लेकिन फिर क्यों नासिर असलम साहब, असलम जाहिद साहब जैसे लोग, अजमल मियाँ साहब जैसे लोग, ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा साहब जैसे लोग, सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जैसे लोग, क्यों इंतखाब किया उन्होंने जज बनने का? द एम वॉज नॉट टू मेक मनी, द एम वॉज टू सर्व द सोसाइटी। उन्हें पता था क्या कर लेगा डिक्टेटर से औलग, फारिग करेगा ना, उससे ज़्यादा कमा लेंगे, 2 दिन में कमा लेंगे। लेकिन ये जो स्पिरिट थी सर्व करने की, वो थी आगे आगे। लेकिन फिर फॉर्मूला बना कि जनाब अब वक्त जजेस के लिए तनख्वाहें बहुत बढ़ा दो। अब ये बैकफायर भी कर रहा है जी। अब लोग जज बनना चाहते हैं। पहले इंतखाब किया जाता था क्योंकि पता था उधर तो तनख्वाह भी नहीं है कुछ, बड़ा आपने प्रोफेशनली सेक्रीफाइस करना होता था। तो आप जजेस देखें कैसे थे, और अब उनसे मवाज, अभी भी अच्छे जजेस हैं हमारे पास जी। लेकिन अब आइडियाज चेंज हो गए। अब लोग सीवीज लेके पॉलिटिशियंस के पीछे जा रहे हैं, जज बना दो। फिर क्या मेरिट पे जज बनेंगे यार? फिर इदारे का क्या होगा यार? तबाही हो जाएगी। जी सर, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि जुडिशरी जो इस वक्त है उससे आप कितना मुतमईन हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप समझते हैं कि आप मुतमईन नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें जो आप रिकमेंड करना चाहें कि ये चीज़ें जल्द से जल्द होनी चाहिए जुडिशरी। देखें, सबसे पहली चीज़ तो देखें, ना मैं वकीलों की वकालत से सेटिस्फाइड हूँ, जी। ना मैं जुडिशरी का जो तरीका बना हुआ है, जो एक डिसमिसल और डिस्पोजल का एक फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं उससे मुतमईन हूँ। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें अपने प्रोसीजर्स चेंज करने चाहिए। 1908 का है सिविल प्रोसीजर कोड, 1872 का है सीआरपीसी, आज तक वही चल रहा है। अंग्रेज ने 4-4 दफ़ा रिफॉर्म्स कर दिए जिसने कानून बनाया, हमने रिफॉर्म्स पे काम नहीं किया। मैं इधर जिक्र करना चाहूँगा एज अ सेक्रेटरी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड दैट विजन। 2 चीज़ों का जिक्र कर, आई हैड दैट विजन कि मैंने हाई कोर्ट की आईटी टीम के साथ मिलकर, और उस वक्त आईटी टीम को हेड करते थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, वाज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ द हाई कोर्ट। मैंने उनके पास जाके सजेशंस दिए कि सर्विस के रूल्स को अमेंड करना चाहिए। अब हमारे यहाँ सर्विस के रूल के ऑर्डर 5 क्या तरीका होता है? पहले बेलिफ जाएगा, नई सर्विस हुई, फिर पेस्टिंग होनी है, फिर कोरियर एडी होनी है, फिर वो नहीं हुआ रिपीट भी हो सकता है, बीट ऑफ द ड्रम भी लिखा हुआ है उसके अंदर, आज भी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पब्लिकेशन होनी है। तो कई केसेस में तो 1.5 साल सर्विस नहीं होती थी। को कट शॉर्ट करने के लिए मैंने प्रोसीजर्स ये कहे थे कि देखिए, ज़्यादातर लिटिगेशन कंपनीज के ख़िलाफ़ होती हैं, ज़्यादातर लिटिगेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ होती हैं। तो हर डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट एक डायरेक्शन दे दें कि आप अपना एक ईमेल एड्रेस और एक ऑफिसर लिएजॉन कर दें हाई कोर्ट के साथ, ताकि हम ई सर्विसेज कर दिया करें उस ईमेल एड्रेस पे। आपको पता चल गया, केस फाइल हो गया, आप आके कॉपी ले जाओ। यहाँ साल ये होते, बेलिफ रिपोर्ट पढ़ रहे जी, सर्विस नहीं हुई, वो ऑफिसर नहीं बैठा हुआ था टेबल पे, लेने से मना कर दिया, पहुंचा नहीं सके, और क्या हुआ उसमें? 1.5 साल गुजर गया।
डेढ़ महीने बाद केस लग रहा है, रिपीट नोटिस, अभी उस पर नहीं, वो केस कैसे चले, अभी तो सर्विस ही नहीं हुई। फिर आप अपने फ़ोन नंबर्स दीजिए व्हाट्सएप के, और जो पार्टी केस फाइल करे वो अपना ईमेल एड्रेस भी दे, अपना फ़ोन नंबर भी दे जिस पे कांटेक्ट किया जी। है, क्योंकि ताकि सर्विस की स्टेज को तो कट शॉर्ट करें हम कम से कम। सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की पूरे साल मीटिंग ही नहीं हुई, तो ये चीज़ें कभी आगे ही नहीं बढ़ी। बाद में अडेप्ट की उनको ने कुछ चीज़ें इसमें से, लेकिन उस तरीके से नहीं की, उसमें भी बड़ी गलतियां हो गई उनके अडेप्ट करने में। लेकिन चीज़ें की जा सकती हैं, कोशिश करेंगे तो हरकत में बरकत होती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बड़ा दीरीना इशू है सिंध के वकीलों का कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में इनरोलमेंट्स नहीं होती। देखिए अभी क्वेटा में गई इनरोलमेंट कमेटी, एन ब्लॉक सबको कर दिया, सिंध में 60% को भी नहीं किया। फिर क्या होगा? लोगों में मायूसी होती है। हर कोई चाहता है कि वो अपने प्रोफेशन के पिनिकल पे पहुंचे, भले उसकी कोई सुप्रीम कोर्ट में इतनी वकालत ना हो, लेकिन उसका स्टेचर तो एडवोकेट सुप्रीम। हमारे सिंध में बड़ी सख्ती की जाती है इसके ऊपर, बड़े एक्सट्रोनियस कंसिडरेशंस को देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली बड़ी ज्यादती होती है वकीलों के साथ। तो मैंने 2019 में लेटर लिखा था, और वो लेटर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, अभी मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है, जिसमें मैंने कहा था आप सिंध हाई कोर्ट बार के फिटनेस के रूल्स को पाकिस्तान बार काउंसिल के फिटनेस के रूल्स के मुताबिकत में लें। अब हमारे रूल्स क्या थे? अगर कोई वकील कराची में प्रैक्टिस करता है तो 7 रिपोर्टेड जजमेंट्स, और अगर दूसरे शहरों में प्रैक्टिस करता है तो 5 रिपोर्टेड जजमेंट्स। अब रिपोर्ट कराना आपके और मेरे बस की बात तो नहीं है हमारे बस की बात, वो तो जज की सवाबदीद है, वो तो पब्लिशर की मर्जी है, तो आपके हाथ से बाहर निकल जाती। पाकिस्तान बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट थी 15 रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड फाइनल जजमेंट्स और ऑर्डर्स। कितने लोग क्वालिफाई कर जाएंगे? अब पाकिस्तान बार काउंसिल जो आपको लाइसेंस दे रही है सुप्रीम कोर्ट का, उसका थ्रेशोल्ड तो यहां है, आपका थ्रेशोल्ड यहां है, फिटनेस लेगा तो वहां जाएगा ना। तो मैंने उस वक्त 3 पेज का या 4 पेज का लेटर लिखा था जिसमें रूल्स डिस्कस किए कि एटलीस्ट अपने फिटनेस रूल को इनलाइन ले आए विद द पाकिस्तान बार काउंसिल। क्या होगा? जो प्रैक्टिसिंग वकील है उसके 15 फाइनल जजमेंट्स तो होंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग भी नहीं हुई और कोविड भी आ गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लो। तो चीज़ें, कोशिशें करनी चाहिए काम करने की, और अभी भी हो सकती। जो करे वो पर्सनल गेन के लिए, क्रेडिट के लिए ना करे। वो कहे हमने लोगों को दिया। यहाँ रिटेनर्स की पिटिशन फाइल होती हैं, हमने पिटिशंस फाइल की, हमने बार के नाम से फाइल की, सिंध बाई हाई कोर्ट बार थ्रू इट्स सेक्रेटरी, थ्रू इट्स प्रेसिडेंट, हमें फ़ख्र होता था। अब पिटिशंस फाइल होती हैं XYZ प्रेसिडेंट फला फला। भाई अपना नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सेल्फ प्रेजिंग चाहिए। अब बार में फंक्शन होता है, अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई भी होती हैं। यार क्या तुम्हारा नाम और शक्ल किसी को नहीं पता? किधर हम पहुंच गए, कितने नीचे जा रहे हैं। ये बार की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आप यंगस्टर हैं, आप सोचे, मैं चाहूंगा आपकी ऑडियंस भी सोचे जी। ये हो क्या रहा है। कभी नहीं होता था ऐसे। हमने भी वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रैक्टिकली काम किया। हमने 45 बाइक्स दी खवातीन को, स्पेशली पेंट करा के उनको लाइसेंस दिलवाए, उनकी ड्राइविंग, उनको राइड करने के लिए बाइक ट्रेनर्स लेकर आए, उन्हें ट्रेन किया बाकायदा। लेकिन हमने कोई खवातीन के पोस्टर्स नहीं लगाए, हमने कोई साइकिलों के पोस्टर्स नहीं लगाए। हमने उसकी बैलेटिंग कराई सीनियर खवातीन से, मैडम इस्मत मेहदी, मैडम रुखसाना अहमद, इस तरह जितनी सीनियर वकला थी, अब मैडम अफरोज़ुल हक, उनसे हमने बैलेटिंग करवाई 45 बाइक्स की। हमने जजेस से बैलेटिंग करवाई, फिर उनको हैंड ओवर करने की भी सेरेमनी हमने खवातीन को आगे। क्यों? सोसाइटी में टैबू टूटे, हम अपनी फीमेल कोलीग्स को वो मौका दें कि वो आगे बढ़ सकें। ये सिंबॉलिक काम था। दूसरा हमने क्या किया, मैंने देखा नोटिस बोर्ड, जो हमारे जो ऑनर बोर्ड होता है, उसमें खवातीन के नाम ही नहीं है। ऑफिस बेयरर्स में हार्डली कोई खातून जीतती है इलेक्शन, हमेशा MMCs में जीत जाती हैं बेचारी।
बेचारी तो नहीं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे दोस्त हैं, सबसे अच्छा ताल्लुक है हमने उनको एक पावरफुल वॉइस देने के लिए ऑफिस बेरर की स्पेशल सीट क्रिएट की और जनरल बॉडी में अप्रूव कराई, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी फीमेल अफेयर्स, ताकि हर कैबिनेट में हमारी खवातीन की आवाज़ शामिल हो with force of an office bearer, not a mere managing committee. तो स्टेप्स इससे आगे भी किए जा सकते हैं, लेकिन कोविड का पीरियड शॉर्ट कर दिया हमें, लेकिन जितना हम कर सकते थे हमने उस पीरियड में कोशिशें की, हम प्रैक्टिकली काम करके जाएं। सर एक और सवाल जो जहन में होता है, ज़ाहिर है आप सीनियर लॉयर हैं, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ वैसे तो हमें कहा जाता है कि भाई आपने इमोशनली अटैच नहीं होना उन केसेस के साथ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बंदा कनेक्टेड हो जाता है और उसके जहन में ये ख्याल होता है कि ये केस किसी ना किसी तरह मुझे जीतना है, चाहे वो यानी कि एक ऐसी चीज़ हो कि भाई ये केस जीतने के बाद वाह वाह होगी, या फिर चाहे ऐसी भी चीज़ होती है कि नहीं इसमें इस बंदे का हक है, किसी भी तरह मुझे लेकर देना है। कोई ऐसी स्टोरी आपके प्रोफेशन इसमें? देखें, केसेस तो मेरे तकरीबन मैं समझता हूँ हाई कोर्ट में 500 से ज़्यादा किए होंगे जी। मेरे ख्याल से ओवरऑल केसेस मैंने 1000 से ज़्यादा आज तक किए होंगे, जी। और अभी पेंडिंग भी हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ केसेस। मैं समझता हूँ वो केसेस आपके दिल के करीब होते हैं जिससे दूसरों को कोई सीरियस बेनिफिट हो। सही है। ऐसा एक सीरीज ऑफ लिटिगेशन मैं बताऊंगा पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ की है। स्टील मिल का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब एक एम्प्लॉय वहाँ होता है तो उसका ट्रस्ट फंड बने हुए होते हैं, प्रोविडेंट का भी जी। ग्रेचुटी का भी। ऐसा ही उसकी रिटायरमेंट पे उसकी कोई पेंशन नहीं होती, उसको यही प्रोविडेंट मिलना है, यही ग्रेचुटी लीव एनकैशमेंट मिलनी है ऑन हिज रिटायरमेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसा है हाल, वो ट्रस्ट फंड के पैसे ही खा लिए गए, लूट लिए गए। तो जब एम्प्लॉयज रिटायर होना शुरू हुए 2013-14 में, अब ना प्रोविडेंट मिल रहा है ना उनको ग्रेचुटी मिल रही है। मतलब आप सोचिए एक आदमी 60 इयर्स का हुआ जी। और उसकी इनकम जीरो हो गई, अब उसको बेटियों की शादियां करनी है। जी। कई लोगों ने खुदकुशियां कर ली, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बेहिस थी। तो 70 लोग आए थे मेरे पास। उमर बाकी साहब एक हैं हमारे पाकिस्तान स्टील के सीनियर एम्प्लॉय जो उस वक्त रिटायर हुए थे। 70 लोग हमारे पास आए थे केस करवाने। तो उसमें मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया, बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद सेक्रेटरी को बुलाया, गवर्नमेंट का अकाउंट अटैच कराया, फेडरल सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट की, क्या क्या करके हमने उन 70 लोगों को उनके प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड और लीव एनकैशमेंट दिलवाया। फिर उसके बाद 800 लोग हैं, फिर उसके बाद 1300 लोग हैं, फिर उसके बाद 600 लोग हैं। तो करीबन 5000 के करीब मैंने एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड और लीव एनकैशमेंट दिलाया। लेकिन इसमें मेरे 5 साल लगे, बहुत मेहनत लगी, लेकिन 23 अरब इन डिजर्विंग लोगों को लड़ 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 के हुकूमत से निकलवा के दिलवा। जबरदस्त। तो ये चीज़ दिल के करीब है कि इतना जुल्म है हमारे माशरे में, जो काम हुकूमत को खुद कर देना चाहिए जी। उसके लिए उन गरीबों को दर दर ठोकरें खानी पड़ी। अदालतों में अब नोटिस हो रहा है, अब जवाब नहीं आ रहा, अब सेक्रेटरी नहीं आ रहा, अब कंप्लाइंस नहीं हो रही। बट वी हैड टू बी स्टेडफास्ट। हम प्रेस करते रहे, चलाते रहे, केस होगा, ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराएंगे, ऑर्डर के पैसे निकलवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 23 अरब से ज़्यादा लोगों को दिलवाए। तो ये केस मेरे दिल के बहुत करीब है। फिर एक केस एक माँ का किया था जिसका बच्चे की 2 साल की उम्र थी और वो वालिद ने छीन लिया था। अच्छा। तो वो मैंने हाई कोर्ट तक जीता। इसी तरीके से एक फादर का केस किया था कि वो बच्चे से माँ मिलने नहीं देती थी, तो उसकी कस्टडी भी बाप को दिलवाई मैंने, और वो रिपोर्टेड जजमेंट हाई कोर्ट तक मैं जीता। उस वक्त मैं बहुत यंग लॉयर था और सामने एक बड़े सीनियर वकील थे। तो वो बड़ी उस वक्त तस्कीन मिलती है जब आप मेरिट्स पे ऑर्डर्स अच्छे करवा दें लोगों के, तो बड़ा फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि शायद मैंने जस्टिफाई किया। और वकील की एक और मज़े की बात आपको बताऊं जिसमें और मज़ा आता है। जी।
आपकी कोई बाटा रेट फीस नहीं होती। आप चाहें तो 25 लाख वाले को मना कर दें और आप चाहें तो फ्री वाले को केस कर लें। ऐसे ये ही मजा होता है इसका। तो कभी लोग पूछते हैं ना सर आपकी फीस क्या है, मैं कहता हूँ भाई केस की नेचर देखूंगा फिर बताऊंगा। ऐसा ही है कभी आप नहीं भी लेते, कभी आप कम लेते हैं, जी। और कभी आप कोई आपकी मर्जी की फीस अगर ना दे और वो भी अच्छी फीस, आप कहते नहीं भाई किसी और से जाके कराओ, हंड्रेड्स ऑफ लॉयर्स हैं करा लो। ऐसा ही तो है लोग देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस और फिर ही आते हैं। कोई आपको फ्री में तो केस तो ये एक वकालत का और मजे की बात है कि देयर इज नो फिक्स थिंग। जी। ये अल्लाह की तरफ से रोजी, हवाई रोजी जिसे कहते हैं। तो इस चीज में भी बड़ा मजा आता है कि आप चाहें तो किसी को आउटराइट फेवर भी दे देते हैं। सर्विस का कोई मैटर आ गया, आदमी के पास है ही नहीं कमाने खाने का, आप उससे क्या फीस लोगे, आप कहते हैं फ्री में करते हैं। तो बड़े लोगों की सिर्फ पैसा ही नहीं, दुआएं भी बड़ी काम आती हैं। तो ये भी बड़ा मजा होता है इसमें। लास्ट में सर हमारा सेगमेंट होता है कि हम किसी ना किसी शख्सियत का नाम लेते हैं या फिर किसी ऐसी बात का, उस पर आपका कोई ना कोई एक कमेंट देना चाहेंगे। पहले तो मैं कुछ कमेंट्स इन चीज़ों पर देना चाहूँगा, कोई भी एक जुमला, जैसे कि कॉरपोरेट फार्मिंग, नामंजूर। पिका, ड्राकोनियन। केनाल्स। नामंजूर। अब हम शख्सियात के कुछ नाम लेंगे और उन पे जो भी आपके जहन में पहला सेंटेंस आए आप बता सकते हैं। जस्टिस या आफरीदी साहब। उनके सामने पेश भी होना पड़ेगा मुझे। नहीं, डिसअपॉइंटमेंट। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। क्लास एक्ट। काजी फायद ईसा साहब। कुड नॉट डिलीवर। बैरिस्टर सरफराज मेत्रो साहब। आई विल नॉट कमेंट। आमिर नवाज बड़ैच। रिलेंटलेस। रहमान कोराई। पोलाइट। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, आपने सर मोहम्मद हसीब जमाली साहब को सुना और इसी तरह नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।